इसी को अगर आप लक्ष्मीकांत वगैरह से पढ़ना चाहें तो उससे ही पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए अभी तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भाई जब कोई भी चीज बनाई जाती है तो सबसे पहले प्रपोजल दिया जाता है उसका। तो सबसे पहले प्रपोजल जो फर्स्ट टाइम दिया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो उसको देने वाले हैं एम एन रॉय। एम एन रॉय ने 1934 में, मैं दो दो बार रिपीट करते हुए चलूंगा चीजों को जिससे आपको याद रहे कि एम एन रॉय ने 1934 में ये कॉन्सेप्ट दिया था, मतलब एक तरीके से प्रपोजल दिया, एक तरीके से लोगों को बताया कि हमें हमारी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए। कब की बात हो गई? 1934 की। द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ध्यान रखना, अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो पहले उसको बनाने के लिए असेंबली बनानी पड़ेगी, यानी लोगों का ग्रुप बनाना पड़ेगा जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉन्सेप्ट है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले कहां से निकल के आया? एम एन रॉय के थ्रू 1934 में। फॉर इंडिया was introduced by M. N. Roy, a leading figure in India's कम्युनिस्ट मूवमेंट। उस टाइम में इंडिया के अंदर जो कम्युनिस्ट मूवमेंट को कर रहे थे वो है एम एन रॉय, और इन्होंने फर्स्ट टाइम 1934 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के बारे में बताया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको वही लाइन याद होगी होगी। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फॉर्मेशन है वो कब हुआ था? 1885 में। ठीक है, 1885 से लेकर 1935 तक अभी तक कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फॉर्मली, फॉर्मली मतलब प्रॉपर तरीके से, लिखित तरीके से कभी भी ये डिमांड नहीं की थी कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। ऐसे मीटिंग वगैरह में बोल रहे हैं अलग बात है, लेकिन फॉर्मली नहीं बोला था। तो फॉर्मली इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम जो डिमांड की है वो कब की है? 1935 में, मतलब एम एन रॉय के प्रपोजल देने के एक साल के बाद। द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC formally demanded the establishment of a constituent assembly to draft India's constitution। फॉर्मल ऑफिशियल तरीके से 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये माना है, ये बताया है कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब संविधान सभा जो संविधान को बनाएगी, और उसके लिए एक कमेटी गठित करेंगे और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। अब ध्यान रखना, यहाँ पे इंडिया भी बोला जा रहा है, यानी हम ये मानकर चल रहे हैं कि हम जल्दी ही क्या हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट भी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जवाहरलाल नेहरू डिक्लेरेशन, यानी जवाहरलाल नेहरू ने कब डिक्लेयर किया? तो ये सीक्वेंस है कि 1934 में एम एन रॉय ने बोला, 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने प्रपोजल दिया, मतलब एक्सेप्ट किया इस चीज को, अब बता रहे हैं कि बननी चाहिए। देन 1938 में जवाहरलाल नेहरू। अब ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू का नाम जब भी आ रहा है तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से ही है। जवाहरलाल नेहरू जी जो है वो किसकी तरफ से होंगे? इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से। तो ऑन बिहाफ ऑफ द INC, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का शॉर्ट फॉर्म है। तो ऑन बिहाफ ऑफ द INC जवाहरलाल नेहरू proclaimed that the constitution of an independent India, ध्यान रखना बात यह थी कि इंडिपेंडेंट इंडिया should be framed by a constituent assembly elected through adult franchise without external influence। तो यहाँ पे बोला गया कि देखो, अगर हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो उसके लिए वोटिंग हो जाना चाहिए, है ना। वोटिंग का मतलब होता है कि भाई पब्लिक से पूछ लो कौन कौन लोगों को आप चाहते हो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हो, और वो लोग मिलकर बनाए इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। और यहाँ पे एक लाइन स्पेशली बोली गई है, क्या बोला गया है? विदाउट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, यानी किसी भी बाहरी दबाव से डरे बिना। और जब यहाँ पे बाहरी दबाव बोला जा रहा है, किसके बारे में बोला जा रहा होगा? बोला जा रहा है ब्रिटिशर्स के बारे में। ये ब्रिटिशर्स के बारे में टेंशन नहीं लेनी है, ब्रिटिशर से दबाव में डिसीजन नहीं लेना है, हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाना है अपने ही लोगों को इलेक्ट करके। ना असेंबली को इलेक्ट किया जाएगा। इलेक्ट और सिलेक्ट दो चीजें होती हैं। इलेक्ट का मतलब इलेक्शन होगा, कई लोगों को चुना जाएगा पब्लिक के थ्रू, और सिलेक्ट का मतलब होता है कि कुछ लोग होंगे
जो चुन लेंगे उनको, है ना, उसमें पब्लिक का ओपिनियन है, वोटिंग इन्वॉल्व नहीं होती है। दूसरी तीसरी बात तो ये हो गई। देन ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, क्योंकि अभी तक अपन इंडिपेंडेंट तो हुए नहीं है। 1934 में एम एन रॉय बोल दिए, है ना, फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बोल दी, जवाहरलाल नेहरू 1938 में बोल दिए। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट तो कुछ करेगी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1940 यानी 1940 के अगस्त महीने में इनको एक ऑफर दिया, क्योंकि महीना अगस्त का है, ईयर 1940 है, और अगस्त के महीने की वजह से इसका नाम पड़ गया अगस्त ऑफर। क्या ऑफर है भाई, देखो। The demand for a constituent assembly was acknowledged in principle by the British government in the August offer. अब ध्यान रखना, acknowledged in principle का मतलब ये होता है कि ब्रिटिशर्स ने भी बात मान ली, एक्सेप्ट कर ली, समझ ली कि हाँ आप लोगों के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ये ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए ये समझ लिया, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए ये नहीं मान के चल रहे हैं, है ना। इंडिपेंडेंस देना ही नहीं देना अलग बात है, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए ये बात मान ली है। इससे हमें ये भी समझ में आता है कि उस टाइम भी ऐसी बहुत सारी कंट्रीज थी जिनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन तो है, लेकिन वहां पे इंडिपेंडेंस नहीं है, वहां पे ब्रिटिशर्स का ही रूल है। तो ये बात समझ लेना कि अगर वो अगस्त ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी अगर वो इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये चीज इन्वॉल्व नहीं है कि वो इंडिपेंडेंस देने के लिए भी राजी, अभी तक तो नहीं है ना, आगे हो जाए अलग बात है। देन 1940 के बाद एक और मीटिंग होगी, यानी एक और बड़ा इवेंट होगा जिसे अपन बोलते हैं क्रिप्स मिशन। बेसिकली एक पर्सन का नाम क्रिप्स है, क्रिप्स का पूरा नाम है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये भाई साहब आए 1942 में, और इन्होंने प्रपोजल दिया। क्या प्रपोजल है वो समझिए, और एक थोड़ा सा दिमाग में ये भी रखना है कि 1942 का टाइम चल रहा है, ये वो टाइम है जब दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम 1939 से लेके 1945 तक का है, यानी ये जो क्रिप्स मिशन आ रहा है वो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 आ रहा है। और आप ये भी समझ सकते हो कि 1942 यानी लड़ाई शुरू हुए अभी कुछ ही साल हुए हैं, अभी असली कहानी बाकी है। और स्टार्टिंग के ईयर्स में आपको मालूम ही होगा, ब्रिटिशर्स की आर्मी, या फिर हम बोल सकते हैं कि जिस ग्रुप में ब्रिटेन कंट्री थी, वो लोग डिफीट मतलब हार रहे थे वो लोग, क्योंकि शुरुआत में कौन जीत रहा है, हिटलर। शुरुआत की जितनी भी लड़ाइयां हैं उसमें हिटलर की विक्ट्री हो रही थी। उस ड्यूरेशन में ब्रिटिशर्स ने इंडिया में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के लीडरशिप में, या फिर इनको प्रेसिडेंट बना के इंडिया भेजा। क्या प्रपोजल है वो देखते हैं हम लोग। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स presented a draft proposal for the British government from the British government for an independent constitution to be formulated after World War II। अब थोड़ा समझना है। हाँ जी, मेरी वॉइस आ पा रही है सभी को? ठीक। तो समझने वाली बात क्या है कि 1934 में एम एन रॉय बोल रहे हैं कि हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ही बोल दिया कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी बोल रहे हैं, और तब भी उसके 4 साल बाद, यानी 1938 के भी 4 साल के बाद 1942 में आकर सर स्टेफोर्ड क्रिप्स यानी क्रिप्स मिशन में प्रपोजल दे रहे हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए हम इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, लेकिन कब बनाएंगे, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तो इसमें ये समझना बहुत जरूरी है कि आज हम ये जानते हैं कि ये लड़ाई 1945 में खत्म हो गई थी, लेकिन उस ड्यूरेशन में यानी 1942 में अगर कोई इंसान खड़ा हुआ है, अगर कोई इंसान 1942 का टाइम जी रहा है, तो उसे कैसे मालूम होगा कि लड़ाई कब खत्म होगी। तो ये जो प्रपोजल है ना, ये प्रपोजल ही क्लियर नहीं है। बोल रहे हैं कि जब लड़ाई खत्म हो जाएगी उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि आपके लिए इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक ग्रुप बनाया जाएगा या लोग रखे जाएंगे। इसका मतलब ये हमें समझ में आता है कि इस प्रपोजल को तो एक्सेप्ट करने का है, होगा भी यही। द मुस्लिम लीग रिजेक्टेड द प्रपोजल, सबसे पहले तो मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया, डिमांडिंग द क्रिएशन ऑफ 2 ऑटोनोमस स्टेट्स विद सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बस इनका पर्पस थोड़ा डिफरेंट था। क्या डिफरेंट है कि भाई
क्रिप्स मिशन में बोल रहे हैं कि हम आपके लिए इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनवाएंगे। मुस्लिम लीग को दिक्कत ये हो गई कि यार आपके लिए नहीं, आप दोनों के लिए, मतलब एक कंट्री को ब्रेक करके दो कंट्री बनाई जाएंगी और दोनों ही कंट्री के लिए अलग अलग इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की रिक्वायरमेंट होगी। तो इनका तो ये मुद्दा है, ये तो इसलिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, या फिर हम बोलते हैं जो एक तरीके से गांधी जी की लीडरशिप वाली कांग्रेस है, या फिर जो बाकी लीडर्स है, वो इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, 19 वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद, तो ये बात तो एक्सेप्टेड थी ही नहीं। ठीक है, तो ये वाली बात जमेगी नहीं, क्रिप्स फेल हो गई एक तरीके से। उसके बाद अगला आएगा कैबिनेट मिशन प्लान। तो आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट क्या आ गया, कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू इंडिया टू रिजॉल्व द इशू, और ये जो इशू चल रहा था उसको सॉल्व करने के लिए भेजा गया। इट रिजेक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ टू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बट प्रपोज्ड अ प्लान फॉर अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच वाज लार्जली एक्सेप्टेड टू द मुस्लिम लीग। मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन्होंने दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात तो मना कर दी, बोले दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो नहीं बनेगी। पहली बात तो हम ये कर सकते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देंगे, है ना, बाकी फिर देख लेना कॉन्स्टिट्यूएंट कैसे बनाना है। हालांकि इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया था मोटे तौर पर, मोटे तौर पर मतलब एक तरीके बोले ठीक है चलो एक तो करवाओ, है ना, इस तरीके से। तो मुस्लिम लीग ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था, या फिर इस प्लान को मान लिया। लेकिन अभी ये चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा वो आगे की बात है। अभी के लिए यानी कुछ टाइम के लिए इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो ये था कैबिनेट मिशन प्लान। तो फाइनली हमें कैबिनेट मिशन प्लान से समझना है, मतलब तक आना है। उसके बाद स्टार्ट होगी कहानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने की 1946 में। तो अब देख लो कितना टाइम लग गया, बन रहा है 1946 में, और इसके बारे में सोचा गया था 1934 में। मोटा मोटा समझोगे आप तो लगभग 12 साल लग गए, 12 ईयर्स। 12 ईयर्स के बाद ये डिसाइड हुआ कि हाँ जी चलिए कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी कब, नवंबर के महीने में 1946। तो आपको ध्यान रखना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म कब हुई है, नवंबर 1946 में। हाँ जी पूनम सुन पा रहे हो आप, ठीक है, ठीक है, ध्यान से पढ़ सुनते रहिएगा, और हम लोग टॉपिक ही कंप्लीट ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब भी क्लास लेंगे अपने सोचा है एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, तो आपको रुकना है, सोइएगा मत, है ना, जागते रहना। लेट है बट पढ़ाई तो करनी ही है, इसलिए अगर बीच बीच में थकान लगे तो बता देना, हम थोड़ा बातचीत कर लेंगे, हल्का कर देंगे चीजों को, लेकिन जगना है, सोइएगा मत। देखिए फॉर्मेशन कैसे हो रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। अभी समय कौन सा है, 1946, यानी अभी तक तो इंडिया को इंडिपेंडेंस भी नहीं मिली, तो ये भी नहीं मालूम कि इंडिया कितना बड़ा बनने वाला है। तो नवंबर के महीने में डिसाइड कर लिया गया कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है। तो वो आपसे पूछे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन से प्लान या कौन से प्रपोजल के बाद स्टेब्लिश की गई, तो वो है कैबिनेट मिशन प्लान। क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान के प्रपोजल को मुस्लिम लीग ने मान लिया था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, और कांग्रेस वाले तो मान ही गए थे पहले ही। तो कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग ही क्या बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। अब जब कोई असेंबली बनाते हैं तो अब कितने लोग होने चाहिए ना, कितने लोग होंगे, कौन कौन से लोग होंगे, कहाँ कहाँ से आएंगे, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या काम करेंगे, ये सब कुछ डिसाइड किया जाएगा, है ना, बड़ा काम है। और ध्यान रखना ये लोग ये भी समझते हैं कि ये चीज जो हो रही है ये इतिहास में दर्ज होगी, क्योंकि सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन ये लोग बनाएंगे, तो हर चीज के बारे में प्रॉपर तरीके से सोच कर ये काम किया जाएगा, है ना, रैंडमली कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा। तो सबसे पहले बात आती है कि भाई कितने लोग होंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं कंपोजिशन एंड सीट अलोकेशन, कितनी सीट होनी चाहिए। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शुरुआत में जो सीट्स थी वो 389, 389, 389 सीट्स है। अब ये लोग कहाँ कहाँ से आए होंगे, तो ये दो जगह से आए हुए हैं। पहला है ब्रिटिश इंडिया, दूसरा है प्रिंसली स्टेट। ब्रिटिश इंडिया उस एरिया को बोलते हैं या उस भूभाग को बोलते हैं जहां पर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली
ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रही थी। डायरेक्टली इंडायरेक्टली कुल मिला के कहने वाली बात है कि जो सीधे तौर पर ब्रिटिशर्स के अंडर में है, सीधे तौर पर है ना, यहाँ पे ब्रिटिशर्स की टैक्स वगैरह ले रहे हैं, रूल बना रहे हैं, वो सारे काम कर रहे हैं। वो तो हो गया ब्रिटिश इंडिया। दूसरी बात आती है प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स कौन? ये वो सारे जगह हैं जिनके राजा महाराजाओं ने ब्रिटिशर्स के साथ ये एग्रीमेंट कर लिया है कि ठीक है भाई जी हम लोग काम करेंगे और आपको हम लोग थोड़ा बहुत टैक्स वैक्स देते रहेंगे। उन्हें बोलते हैं प्रिंसली स्टेट्स। तो ब्रिटिश इंडिया से आ रहे जो लोग आए थे वो थे 296 और प्रिंसली स्टेट से आएंगे 93। अगर आप इनको जोड़ लोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कुल मिला के होता है 389। ठीक है, तो दोनों मिला के हुआ 389। लेकिन आगे देखिए, इसमें आगे भी फ्रैक्शन है। कैसे कैसे कि जो 296 सीट्स हैं ब्रिटिश इंडिया की, उसमें से 292 तो उन जगहों से आते हैं जहां पे गवर्नर्स को अपॉइंट किया जाता है। 11 गवर्नर्स के प्रोविंसेस से, यानी आप ऐसा बोलते हैं स्टेट, ठीक है, ऐसे हम लोग बोलते हैं स्टेट। ठीक है, समझने के लिए ध्यान रखना, समझने के लिए हम लोग बोलते हैं स्टेट। और दूसरा है 4 लोग कहां से आए? चीफ कमिश्नर के प्रोविंसेस से। अब इसे हम लोग जल्दी से समझने के लिए समझते हैं यूटी, यूनियन टेरिटरी। जैसे आज के समय का यूटी, उस समय का चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। और अभी का स्टेट उस समय का क्या बोलेंगे उसे? गवर्नर प्रोविंसेस। हालांकि इतना गहराई में कोई पूछ तो पूछ ले, नहीं तो आपको मोटा मोटा 296 याद रखना है। अगर 296 के बाद अगर ये ब्रेकडाउन भी आपको याद रहे कि 296 में से 292 लोग तो 11 गवर्नर के प्रोविंसेस से आए थे और 4 लोग उन एरिया से आए हैं जहाँ पे चीफ कमिश्नर होते हैं। चीफ कमिश्नर का मतलब हो गया कि उस एरिया का देखभाल या देख रेख किसके अंडर में होगा? चीफ कमिश्नर के अंडर में होगा। इस तरीके से दो भाग हो गए। अगली चीज, जब ये सीट एलोकेट की गई तो थोड़ा ध्यान रखा गया प्रपोर्शनल एलोकेशन ऑफ सीट्स। प्रपोर्शनल एलोकेशन ऑफ सीट्स का मतलब क्या होता है तो समझिएगा आप कि सीट्स वर अलॉटेड बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। एक आदमी को चुना जाएगा किसी जगह से, तो कितने लोगों में से एक आदमी को चुना जाएगा ना, इसे बोलते हैं एलोकेशन या प्रपोर्शन। क्या है? तो रफली 1 सीट पर मिलियन। एक इंसान 1 मिलियन में से होगा, और 1 मिलियन का होता है 10 लाख। कितना होता है? 10 लाख। कि 10 लाख लोगों में से एक बंदे को चुना जाएगा। ठीक है ना आप लोग? बड़ी बात है, 10 लाख लोगों में से एक बंदे को चुना जाएगा। दूसरी बात, each British province's seats were divided among the 3 communities। और ऐसा भी नहीं है कि एक बंदे को चुन रहे वो एक तरह के लोग होंगे। वो जो एक इंसान होगा वो 3 कम्युनिटी से बिलोंग करना चाहिए, मतलब तीनों कम्युनिटी का इक्वल इक्वल थोड़ा बहुत रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कि मुस्लिम, सिख और जनरल। या तो वो इंसान मुस्लिम होना चाहिए, सिख होना चाहिए, जनरल। जनरल का मतलब हो गया जो इंसान मुस्लिम और सिख नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा। जनरल का मतलब क्या हो गया? जो इंसान मुस्लिम और सिख नहीं है वो हो जाएगा जनरल। जैसे आगे है एसटी को रिजर्वेशन है, ओबीसी को है, फिर मान लीजिए एसटी को है, तो जो बच गया वो सब कुछ क्या है? जनरल है। तो ऐसे ही जो इंसान मुस्लिम और सिख नहीं है, क्या मान लिया गया? उनको जनरल मान लिया गया। Then, distribution was proportional to the population of these communities। और इन कम्युनिटीज के भी प्रोपोर्शन में, कि मान लो कहीं पे मुस्लिम ज्यादा तो मुस्लिम पर्सन को टिकट दे दी, कहीं पे सिख ज्यादा तो सिख को दे दी, इस तरीके से है ना। प्रपोर्शन को भी ध्यान में रखा जाएगा और उनकी पॉपुलेशन को भी ध्यान में रखकर टिकट दी जाएगी। जिसे मैं टिकट बोल रहा हूँ वही एक तरीके से हो गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का उसको मेंबर बनाया जाएगा। एक ही बात है। आज के टाइम में जब इलेक्शन फाइट करते हैं तो टिकट देना बोलते हैं, तो उस टाइम में इसको क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बनाना था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूएंट बनाया जाना था, तो उसको बोल दिया गया कि उसको मेंबर बनाया गया। अगली चीज है कि चुना कैसे गया होगा, इनको इलेक्शन का प्रोसेस क्या रहा होगा। Community representatives were elected by their respective groups in the provincial legislative assembly। जितने भी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव थे उनको अपने अपने ग्रुप या अपने अपने लेजिस्लेटिव एरिया से चुना गया था। जब हम लेजिस्लेटिव एरिया बोले थे जैसे विधानसभा के इलेक्शन था ना, वैसे वहां से एक इंसान चुना गया था। वोटिंग फॉलोड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन टू अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। और जो वोटिंग की गई थी
उसमें जो मेथड अपनाया गया था वो था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये हम लोग थोड़ा प्रेसिडेंट वाले इलेक्शन में पढ़ेंगे, जब प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ाएंगे। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। अभी के लिए वही समझो कि जो लोगों को चुना जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, उनको चुनने के लिए जो मेथड यूज किया गया वो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। दो बातें याद रखनी है। पहला प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, दूसरा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अगली चीज, representatives from princely states were nominated by the rulers। अब princely states है तो वहां पे ये इलेक्शन तो हो नहीं सकते, वहां पब्लिक तो पूछेंगे नहीं। तो जितने भी princely states थे, उन princely states से जो लोग आए उनको नॉमिनेट किया किंग ने। तो याद करो कितने लोग थे princely states से आने वाले, 93। जो अभी ऊपर बताया हमने 93 सीट्स है ना। princely स्टेट से कितने लोग आए थे, 93 सीट्स। तो ये जो 93 लोग हैं इनको किसने चुना होगा, वहां के रूलर ने, राजा ने। अगला देखिए, पार्टली इलेक्टेड एंड पार्शियली या पार्टी नॉमिनेटेड बॉडी। अब इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी लोग ब्रिटिश वाले एरिया से आ रहे हैं उनके लिए तो हुआ इलेक्शन, जितने भी लोग प्रिंसली स्टेट से आ रहे हैं उनके लिए हुआ नॉमिनेशन। नॉमिनेशन यानी बिना इलेक्शन के चुन लिया गया। तो इसीलिए जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, तो असेंबली हैड बोथ इलेक्टेड मेंबर्स एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो हमारी जो असेंबली हो गई उसमें दोनों तरह के लोग हैं, इलेक्टेड मेंबर भी हैं और नॉमिनेटेड मेंबर भी हैं। दोनों ही तरह के लोग आपको मिल जाएंगे, इलेक्टेड मेंबर भी और नॉमिनेटेड मेंबर भी। देन आगे आइए, provincial assembly members themselves were elected under a limited franchise। बोल रहे हैं कि जो इंसान प्रोविंस से चुने के आए थे उनको भी हर किसी ने वोट नहीं दिया। लिमिटेड फ्रेंचाइज मतलब कुछ ही लोगों के वोट के थ्रू उनको इलेक्ट किया गया था, ऐसा नहीं जनरली पब्लिक ने वोट किया हो। हालांकि हालांकि उस पर्सन को चुना गया होगा 10 लाख लोगों में से, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान ने वोट किया हो। अब आगे देखिए, इलेक्शन फॉर ब्रिटिश इंडिया सीट्स। जितने भी ब्रिटिश इंडिया वाले भाग में रहते थे उनके लिए इलेक्शन हुआ। कब महीने, कौन से महीने में हुआ, जुलाई अगस्त के महीने में इलेक्शन हुआ। अब जब इलेक्शन हुआ तो ये नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं ब्रिटिश प्रोविंसेस वाले, 296। ठीक है, इन 296 में से 208 लोग तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर निकल गए। यानी जब इलेक्शन हुआ तो 296 में से 208 लोग तो वही जीत गए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे, 208 लोग। और मुस्लिम लीग से जितने लोग कितने थे, 73। इंडिपेंडेंट और स्मॉल ग्रुप से जितने लोग कितने थे, 15। सबको जोड़ोगे 296 बन जाएगा। तो कहने वाली बात ये हुई कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किसी पार्टी के बारे में अगर हम सोचते हैं तो उस पार्टी का नाम, यानी जो पार्टी है जिसमें सबसे ज्यादा लोग चुने गए वो कौन सी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। 296 में से 208 लोग, बाकी मुस्लिम लीग से 73 और इंडिपेंडेंट लोग 15 जीत गए। और प्रिंसली स्टेट तो आपको मालूम ही है कि वो तो 93 है और चूज नॉट टू पार्टिसिपेट लीविंग दो सीट अनफिल्ड। अब जब प्रिंसली स्टेट्स हैं, जब इनको लगेगा कि यार हमको तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना नहीं है तो ये लोग अलग हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे 389 थे, 389 में 296 और 93, ये 93 लोग बाद में हट जाएंगे। ये बोले हमें नहीं बनाना कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों नहीं बनाना, क्योंकि इनको जब मालूम पड़ा कि अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा ना तो डेमोक्रेसी आ जाएगी, और डेमोक्रेसी आ जाएगी तो हमारी पावर ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि राजा लोग या महाराज लोग जो होंगे जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, तो कभी ये नहीं चाहेंगे कि डेमोक्रेसी खत्म हो जाए, मतलब सॉरी मोनार्की खत्म हो जाए या फिर डेमोक्रेसी आए। क्योंकि जो इंसान मोनार्की रन कर रहा है ना, जो राजा है वहां का, जो एक तरीके से डिक्टेटरशिप चला रहे हैं या फिर मोनार्की चला रहे हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि डेमोक्रेसी आए। और ये तो डेमोक्रेसी लाने के लिए बनाया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, तो इन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर दिया। अगली चीज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोसाइटी की बात कर लेते हैं। कौन कौन से सोसाइटी के लोग इसमें हैं, तो मोटा मोटा देखा जाए तो वही हर सोसाइटी से लोग इसमें थे। The assembly represented diverse communities including Hindus, Muslims, Sikh, Parsi, Anglo-Indians, Indian Christians, scheduled caste, scheduled tribe and women। हर एक को यहाँ पे मौका
indirectly elected, the assembly included representatives of all sections of society. ठीक है, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली इलेक्ट करने की बजाय ये कोशिश की गई थी कि असेंबली में सभी तरह के लोग हों, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल सेक्शन सोसाइटी, सोसाइटी के हर तबके से लोग यहाँ पर चुनकर पहुंचे, इस बात का ध्यान रखा गया था। लेकिन ध्यान रखा गया था कि हर तबके से इंसान आए, लेकिन उस समय के एक चर्चित पर्सन इस कमेटी के मेंबर नहीं है। वो कौन है? कई बार क्वेश्चन भी आता है यूपीएससी के अंदर, कई बार पूछा गया है कि बताओ, एक स्टेटमेंट आता है कि महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक इंपॉर्टेंट मेंबर थे, तो गलत बात है नहीं। तो क्या लिखा हुआ है ध्यान रखना, कौन सा प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी था इंडिया का, मतलब इंडियन जैसे कांग्रेस की बात करें अगर अपन लोग, तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं किए। द असेंबली हैड मोस्ट की लीडर्स ऑफ द टाइम, दो महात्मा गांधी वाज नोटेबली एब्सेंट, यानी महात्मा गांधी जी इस कमेटी या इस असेंबली के मेंबर नहीं रहे या नहीं बने। ठीक है, तो इसमें स्पेशल बात हो गई कि हर कोई लीडर तो है, बड़ा बड़ा जितने भी पॉलिटिशियन है वो सभी है, बस कौन से लीडर नहीं है, महात्मा गांधी जी इसमें नहीं है। ये थी फर्स्ट बात। तो यह कुल मिला के हम लोग इसमें क्या समझ लिया कि नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, मुस्लिम लीग से कितने लोग आए, प्रिंसली स्टेट से कितने लोग आ रहे हैं, नॉन प्रिंसली स्टेट से जो प्रोविंसेस से कितने लोग आए, कौन सी कम्युनिटी है ना, जनरल किसे बोल रहे हैं, मुस्लिम और सिख किस ग्रुप में आ रहे हैं, वो हमने सब कुछ यहाँ पे पढ़ लिया। अगली चीज, अब कमेटी बन गई है, जब कमेटी बन गई तो मीटिंग होगी तो उसे बोला जाएगा फर्स्ट मीटिंग, यानी पहली मीटिंग को फर्स्ट मीटिंग बोलेंगे, है ना, सीधी सी बात है। तो देखिए, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिसंबर 9, 1946, यानी 9 दिसंबर के दिन 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई। अब ध्यान रखिए, जब पहली मीटिंग होती है तो भाई मेंबर बनाए जाएंगे, किसी को अध्यक्ष बनाया जाएगा, एक तरीके से सेटअप किया जाएगा कौन अध्यक्ष कौन अध्यक्ष नहीं है और किस तरीके से काम हुआ, तो वो देखिए। तो ये लाइन ध्यान रखनी पड़ेगी, याद करना पड़ेगा आपको। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कन्वेंस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन दिसंबर 9, 1946, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार 9 दिसंबर 1946 को बनी। अब कौन लोग इसको बॉयकॉट कर रहे हैं, तो हमने ऊपर देख लिया कि मुस्लिम लीग ने इसको बॉयकॉट कर दिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि हमको तो अलग कंट्री बनाना है, तो हमारी मीटिंग हमारी कंट्री में होनी चाहिए, हम यहाँ पे क्यों करें मीटिंग, क्योंकि शुरुआत में तो वो कैबिनेट मिशन की बात मान गए थे। ध्यान दीजिएगा थोड़ा इस सेकंड कि शुरुआत में तो ये लोग कैबिनेट मिशन की बात मान गए थे, लेकिन बाद में इनको लगा कि यार क्यों मानते हैं, है ना, हमको तो अपना अलग कंट्री चाहिए, और जब कंट्री ही अलग बनाना है तो हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग होना चाहिए, तो हम यहाँ पे क्यों आएंगे, तो ये लोग आगे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हाँ जी, तो बात समझ आएगी यहाँ तक, समझ में आ पा रहा है ना, दिक्कत आए तो बता देना, ठीक है। देखिए, तो मुस्लिम लीग ने कर दिया बॉयकॉट। अब मुस्लिम लीग बॉयकॉट कर रही है, तो देखिए, द मुस्लिम लीग डिड नॉट अटेंड द मीटिंग एज इट डिमांडेड द क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट स्टेट पाकिस्तान, क्योंकि इनकी डिमांड है पाकिस्तान बनाने की। अब इनको लग रहा है कि अगर हमने ज्वाइन कर दिया तो हमारे पाकिस्तान क्या होगा, है ना, बन नहीं पाएगा, तो इसीलिए ये लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये नंबर बहुत खास है जो आपको ध्यान रखना है। कॉन्सिक्वेंटली ओनली 211 members participated in this inaugural session, जो पहला उद्घाटन वाला सेशन जो था, जो पहली मीटिंग थी, तो देखो आप 389 कितने लोग थे, 389 में से सिर्फ 211 लोग ही आए। मतलब देखो देश की हालत, ये देखो, इनको लग रहा है कि यार ये पहली बार कोई चीज बन रही है, तब भी अब जो प्रेजेंट होने वाले लोग हैं वो काफी कम है। क्या बातें ध्यान रखनी है, 3 बातें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, मैं एक बार रिपीट करता हूँ, देखिएगा 3 बातें कौन कौन सी हैं। पहली बात तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल नंबर जो मेंबर होने थे वो होने थे 389, ठीक है, और 389 में 296 और 93, 296 जनरली और वो 93 आ जाएंगे मुस्लिम लीग से, ठीक है, या फिर दूसरी ग्रुप से, दोनों को मिला के 389 हो रहा है।
इसमें से अब ये तो मतलब सॉरी मुस्लिम लीग इन द सेंस वो ये प्रिंसली स्टेट वाले, अब प्रिंसली स्टेट वाले तो चले गए, ठीक है, मतलब जो 93 थे वो प्रिंसली स्टेट वाले चले गए, और जो 296 लोग थे जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग प्लस अदर्स हैं, इसमें से भी जो प्रेजेंट हुए उसमें कितने हुए 211, अगर मैं इसमें से 211 घटा दूं कितना बचेगा 85, इन 85 absent है। अब 85 और मुस्लिम लीग वाले हटा दो तुम, कितने थे मुस्लिम लीग के अभी हमने ऊपर देखा था, देखो मुस्लिम लीग से है 73, तो 73 तो वो नहीं है, तो 85 में से 73 और लेस कर दो, 85 में से 73 और लेस कर दिया तो कितना बच गया 12 लोग। अदर्स कितने थे, है ना 15 के आसपास थे, तो कुछ हो सकते हैं अदर्स और कुछ और लोग हो सकते हैं, तो कुल मिला के मीटिंग अटेंड करने वाले लोग कितने थे 211। पहली मीटिंग जो पहला सेशन हुआ होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, संविधान सभा का, उसमें 211 लोग थे। अब जब मीटिंग होती है तो मीटिंग को ढंग से चलाने के लिए एक इंसान को अध्यक्ष बनाना होता है, तो टेम्परेरी अध्यक्ष बनाया गया, यानी कुछ समय के लिए, यानी उसी दिन के लिए, वो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तो आपको इनकी स्पेलिंग दो तीन लिख लेनी है, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं हिंदी मीडियम वाले वो तो हिंदी में लिखना है। ये सीनियर मोस्ट मेंबर थे, इन्हें क्यों बनाया गया अध्यक्ष, तो सिर्फ एक ही क्राइटेरिया इन्होंने चूज कर लिया कि जो भी पर्सन सीनियर मोस्ट है उस इंसान को आज के लिए अध्यक्ष बना देते हैं, तो सीनियर मोस्ट मेंबर देखा गया तो मालूम पड़े कौन है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तो इनको पहली मीटिंग के लिए टेम्परेरी बेसिस पर अध्यक्ष बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। और फिर द डिसीजन फॉलोड द फ्रेंच ट्रेडिशन ऑफ अपॉइंटिंग द ओल्डेस्ट मेंबर टू प्रिसाइड टेम्परेरी। अब हम ये देखें कि भाई ऐसा क्यों किया गया, दिमाग इनका कैसे चला होगा कि हमें ओल्डेस्ट मेंबर को अध्यक्ष बनाना है, तो ओल्डेस्ट मेंबर को अध्यक्ष बनाने का सिस्टम जो है वो है फ्रांस के अंदर, और हमने वही फ्रेंच ट्रेडिशन को फॉलो किया। फ्रांस में क्या होता है, सबसे सीनियर मोस्ट इंसान को बना देते हैं प्रेसिडेंट, तो हमने भी क्या किया कि ठीक है जब हमें पहली मीटिंग करनी है तो हम भी अपने सीनियर मोस्ट मेंबर को क्या बना देते हैं प्रेसिडेंट, और ये बना दिया गया, ठीक है। अब लेकिन सीनियर मोस्ट को एक दिन के लिए बना दिया आगे के लिए, तो आगे के लिए मीटिंग की गई, मीटिंग के बाद डिसाइड किया गया परमानेंट लीडर कौन होगा या प्रेसिडेंट कौन होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो नाम आया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was elected as the permanent president of the assembly, और पहली मीटिंग जो की गई थी उस पहली मीटिंग में ये डिसाइड कर लिया गया कि हमारी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का परमानेंट जो प्रेसिडेंट रहेगा वो कौन हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा कुछ और भी है कि मान लो तबीयत खराब हो गई नहीं आ पा रहे प्रेसिडेंट नहीं आ पा रहे, तो क्या मीटिंग थोड़ा बंद कर देंगे, मीटिंग तो होगी, तो जब हम लोग प्रेसिडेंट बनाते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट भी अपॉइंट किए जाते हैं, तो कौन है, एच सी मुखर्जी, बी टी कृष्णामाचारी वर इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट, तो नाम दोबारा सुन लो, एच सी मुखर्जी और वी टी कृष्णामाचारी, इन दोनों ही लोगों को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, मेकिंग द असेंबली यूनिक इन हैविंग टू वाइस प्रेसिडेंट। और ये हमारी जो मीटिंग हुई या फिर जो हमारी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है ये यूनिक भी है। कैसे यूनिक है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे यूनिक है कि इसमें दो वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए, कौन बनाए गए, दो वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए, ठीक है, तो इस तरीके से ये यूनिक है। आगे देखिए मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन चुकी है, मेंबर बन चुके हैं, प्रेसिडेंट बन चुका है, अब इनका कार्यक्रम शुरू होगा, इसे बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि हमारी इस कमेटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव मतलब किस लिए बनाई गई है, क्या काम है, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है वो 13 दिसंबर को दिया गया, 13 दिसंबर 1946। कौन है पर्सन, तो देखिए जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू presented the objective resolution in the Constituent Assembly outlining the foundational principle and philosophy for India's Constitution। इन्होंने इंडिया के प्रिंसिपल और फिलोसफी को ध्यान में रखते हुए अपने
संविधान के लिए, है ना, कि हम किस तरह का संविधान बनाएंगे, उसके बारे में इन्होंने अपना विचार दिया। उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। क्या हो सकता है इसमें, मेन बात क्या बोली होगी, जो मेन बात बोली उसे बोलेंगे कोर डिक्लेरेशन। जैसे हमने बहुत लंबी चौड़ी बात बोली, बाद में मालूम पड़ा कि यार ये लंबी चौड़ी बात इस चीज के लिए थी, तो वैसे ही जो लंबा इन्होंने स्पीच दिया होगा, काफी भारी भरकम बातें बोली होंगी, उन बातों का मेन मोटिव क्या निकलता है। तो डिक्लेरेशन क्या था, द असेंबली expressed its commitment to declaring India as an independent sovereign republic। ये लाइन ध्यान रखना। रिजोल्यूशन में बोला गया कि इंडिया जो होगा इंडिपेंडेंट होगा, सोवरेन होगा, रिपब्लिक होगा। सोवरेन रिपब्लिक का मतलब जिसके ऊपर किसी भी तरीके से कोई दबाव नहीं है, अपने निर्णय खुद लेने के लिए सक्षम है, कि इंडिया इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक होगा, और इसके लिए हम एक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करेंगे एंड फ्रेमिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इट्स गवर्नेंस। गवर्नेंस यानी शासन प्रशासन को चलाने के लिए हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और ये रिजोल्यूशन देने वाला इंसान कौन है, जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए, यूनियन ऑफ टेरिटरीज। यूनियन यानी ग्रुप, यूनियन ऑफ टेरिटरीज मतलब ग्रुप। अब ध्यान रखना, देखो आज तो हम इनको राज्य बोल देते हैं, लेकिन उस समय बहुत सारे राजा महाराजा थे, उन सभी राजा महाराजाओं को मिलाकर देश बनाना है, इसीलिए इसको बोलेंगे यूनियन ऑफ टेरिटरीज। हर किसी राजा की अपनी अपनी टेरिटरी होगी, अपना अपना इलाका होगा, उस पर्सन के उस इलाके को कंट्री में मर्ज करने को क्या बोला गया, यूनियन ऑफ टेरिटरीज। तो देखिए यहाँ पे, द रिजोल्यूशन प्रपोज्ड दैट, रिजोल्यूशन में बताया गया, British Indian territories, princely states, and any willing region outside these areas would together form a union। ये लाइन बहुत जरूरी है। कैसे है कि जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो ये बोला गया कि देखो भाई, जो ब्रिटिश इंडिया की टेरिटरी है, जिन पर ब्रिटिश सरकार का अधिकार है, वो लोग, प्रिंसली स्टेट्स जिनमें राजा महाराजा हैं, राजा महाराजा है, जिन पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्टली रूल नहीं चलता है, राजा महाराजा का रूल चलता है, वो वाले एरिया, या फिर कोई भी एरिया जो आउटसाइड का हो, बाहर का हो, वो चाहे तो हमारे साथ मिल सकता है। ये लाइन ध्यान रखना। इसी बेसिस पर हमने अलग अलग एरिया को जोड़ा अपने साथ, है ना, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, बहुत सारे एरिया को हमने बोला कि, और इसी बेस पे प्रपोजल भी दिया हमने अलग अलग एरिया पे जाके कि भाई हमसे मिलना है या पाकिस्तान से मिलना है। तो वो चीज यहीं पे क्लियर है कि हम उन सभी लोग ग्रुप को या उन सभी एरिया को भारत मान लेंगे जो अपनी मर्जी से आकर हमारे साथ मिलना चाह रहे हैं। These territories could retain autonomy with their boundaries except for power assigned to the union। और उस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक तरीके से बताया था, यानी जवाहरलाल नेहरू ने अपने रिजोल्यूशन में बोला था कि अगर कोई क्षेत्र हमसे आके मिलता है, मतलब कोई बाहर का क्षेत्र है हमारे साथ आके मिलता है, तो उसकी ऑटोनॉमी बनी रहेगी। ऑटोनॉमी मतलब उसके पास अपने खुद के निर्णय लेने की क्षमता होगी, है ना, वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है, वो एरिया उसको क्या ठीक लगता है क्या नहीं लगता है, वो सारी चीज वही करेगा। हमको तो कुछ पावर चाहिए जो यूनियन को असाइन की जाएगी। अभी कुछ पावर कौन सी हो सकती है, ये कुछ पावर हो सकती है फॉरेन अफेयर्स, मतलब एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र के साथ संपर्क कितना है ना, किस तरह का बिहेवियर चलता है उनका, वो करेंसी, डिफेंस, इन चीजों को छोड़ दो, बाकी उन क्षेत्रों की अपनी अपनी ऑटोनॉमी चलेगी, यानी उनके पास अपना ऑटोनॉमस पावर होगा। ये बोला गया था, किसे बोला गया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में। देन देखिए, सोवरेनिटी ऑफ द पीपल, बोला गया कि हम ये अफर्म करते हैं कि जितने भी लोग होंगे ना वो सोवरेन है। सोवरेन यानी खुद डिसीजन ले, कोई दबाव नहीं उनके ऊपर। ये भी रिजोल्यूशन बोला गया था। इट अफर्म दैट all governmental powers and authority would derive from the people of India। यानी हम पावर ही किससे ले रहे हैं, पीपल ऑफ इंडिया से। यानी कंट्री में सबसे ऊपर कौन हो गया, पीपल, लोग हो गए वहां के, तो लोग हमेशा ही इंडिपेंडेंट रहेंगे, किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है, तो इसे बोलते हैं सोवरेनिटी ऑफ द पीपल। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो बोला गया कि देखो घबराने वाली बात नहीं है, हम सभी लोगों को
कुछ फंडामेंटल राइट्स देंगे, यानी मूलभूत कुछ अधिकार दिए। वो कौन कौन से अधिकार होंगे? पहला है जस्टिस, और ये हमारी प्रेम्बल में भी लिखा हुआ है। जस्टिस कौन सी? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये न्याय मिलेगा, ठीक है। देन इक्वालिटी, इक्वालिटी नहीं, सभी लोग बराबर है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी बिफोर द लॉ, कि हर एक तरीके से लोगों को इक्वल माना जाएगा। देन फ्रीडम ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशंस, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, एसोसिएशन, मतलब अपना जो बोलना है बोल सकते हो, जो रिलीजन फॉलो करना चाहो रिलीजन फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे घूमने जाना है वहाँ पे घूमने जा सकते हो, है ना। नियम कायदे जो भी मानने हैं उस हिसाब से मान सकते हो। तो ये सारी की सारी फ्रीडम, इक्वलिटी, जस्टिस ये दिया जाएगा इंडियन लोगों को। किसमें बोला जा रहा है? ये सब कुछ बोला जा रहा है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में। और कौन दे रहा है इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को? जवाहरलाल नेहरू। और क्या बोला गया? इन्होंने बोला था घबराने वाली बात नहीं है, जो भी ग्रुप क्वांटिटी में कम है, सेफ गार्ड फॉर वनरेबल ग्रुप्स। वनरेबल का मतलब जो माइनॉरिटी है, ट्राइबल है, बैकवर्ड लोग हैं, क्वांटिटी में कम लोग हैं, सोशली डिप्राइव्ड पीपल है ना, जिनको एडवांटेज नहीं मिले, उन सभी लोगों का भी ख्याल रखा जाएगा, यानी उन सभी लोगों को भी आगे बढ़ने के मौके दिए जाएंगे। नेशनल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, नेशनल इंटीग्रिटी का मतलब ये होगा कंट्री की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखा जाएगा, तोड़ना नहीं चाहिए कंट्री को। तो एम्फसाइज मेंटेनिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सेफगार्डिंग sovereign rights over land, sea and air in accordance with international justice law। इसका मतलब ये बोला कि देश को जमीन, पानी, आकाश हर तरीके से अक्षुण्ण रखा जाएगा, कोई तोड़ ना पाए उसका ध्यान रखा जाएगा। और साथ ही साथ कंट्री की एक तरीके से इंटीग्रिटी यानी एक तरीके से सेल्फ रेस्पेक्ट को ग्रो किया जाएगा। एक तो ये हो गई, ये भी किसमें है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में बताया गया है। देन ग्लोबल कंट्रीब्यूशन, ग्लोबल कंट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि हमारी कंट्री कौन सी कंट्री सीखेगी, है ना। ग्लोबल कंट्रीब्यूशन मीनिंग क्या हो गया? हमारी कंट्री कौन सी कंट्री से सीखेगी। तो इसीलिए डिक्लेयर किया गया, डिक्लेयर्ड इंडियाज एस्पिरेशन टू सिक्योर इट्स प्लेस ऑफ ऑनर ग्लोबली एंड कंट्रीब्यूट टू वर्ल्ड पीस, द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी हम ह्यूमैनिटी के बारे में सोचेंगे, वर्ल्ड पीस के बारे में सोचेंगे कि सभी लोग मिलजुल के रहें, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई भेदभाव ना हो, है ना। सम्मान प्रतिष्ठा डेवलप करनी है, इन बातों को ध्यान रखा जाएगा। अब इतना बड़ा जो रिजोल्यूशन दिया गया उसको एक्सेप्ट भी करना होता है, क्योंकि कमेटी में कोई बोल दिया तो बात मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी वो भी देखते हैं। तो इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया तब 22 जनवरी 1947 को। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया पहले क्या था, फिर उस पर मतलब उसकी जांच पड़ताल रीडिंग वगैरह होती है। रीडिंग यानी उसको बार बार सभी लोग पढ़ते हैं, कुछ डिबेटेबल चीजों को हटाया जाता है। तो फाइनली 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया गया था रिजोल्यूशन को। अडॉप्ट यानी उनको सभी लोगों को ये बोल दिया गया था कि हाँ ये बात सही है, हमें इन्हीं चीजों पर फोकस करना है, जो हमारा देश बनेगा, या जब तक नहीं भी बन रहा है तब तक भी हमें इन चीजों पर फोकस रखते हुए इन पर आगे बढ़ना है। इसे बोला गया अडॉप्शन ऑफ रिजोल्यूशन। कब रिजोल्यूशन को एक्सेप्ट करेंगे? 22 जनवरी 1947 को। यहाँ पे लिखा हुआ है यूनानिमसली, का मतलब होता है, यूनानिमसली का मीनिंग होता है सभी लोगों ने एक मत से, यानी कोई भी इसके खिलाफ नहीं है। असेंबली का हर इंसान इसको मानता है और सभी ने एक मत में, या फिर बोल सकते हैं कोई भी इसके अगेंस्ट नहीं है, इसको पास किया गया। देन इन्फ्लुएंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या इन्फ्लुएंस है, मतलब क्या इससे आउटकम है, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। देखिए क्या बताता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। It guided the drafting of the constitution and its principles were later incorporated into the preamble of the Indian constitution in a modified form। और जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो जो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसमें जो रिजोल्यूशन लिया गया, जो बातें बोली गई, इन्हीं चीजों को बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाएगा। कहाँ पे ऐड करेंगे इस चीज को? प्रीएम्बल के अंदर। ठीक है जी, तो ये तो हो गई बात ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की। आगे देखिए चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट। जब
1947 में इंडिया के इंडिपेंडेंस वाला एक्ट आया तो क्या क्या चेंज होगा, तो देखिए पहला पार्टिसिपेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। अब जब इंडिपेंडेंस के लिए वो जो बातचीत हो रही है, तो जो प्रिंसली स्टेट्स पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं बन गए उस टाइम, तो वो अब आ गए यहाँ पे। तो इनिशियली absent representatives of princely states begin joining the constituent assembly। तो इनिशियली absent मतलब जो शुरुआत में नहीं आए थे, ठीक है, जो शुरुआत में इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बॉयकॉट कर रहे थे, वो सारे लोग जो शुरुआत में absent थे, अब धीमे धीमे वापस इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वापस लौट रहे हैं या फिर वो वापस आ रहे हैं। एक चीज तो ये by April 28, 1947, representatives from 6 princely states had joined together, है ना। और 1947 अप्रैल के महीने में 6 प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर यहाँ पे आ गए। अब तुमको ये वाली लाइन याद है तो भी ठीक, अगर नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं है कि कब लोग आए थे, तो ऐसे हो सकता है कि धीमे धीमे, यानी 1947 के बाद से जो नेक्स्ट महीने होंगे उन अलग अलग मंथ में बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स लोग जुड़ जाएंगे, है ना, कभी 6 कभी 2 5 जो भी है, क्योंकि लोग तो सारे आने हैं इसमें जुड़ने के लिए, है ना। लिखा हुआ है फॉलोइंग द एक्सेप्टेंस ऑफ माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 मोस्ट अदर प्रिंसली स्टेट्स आल्सो सेंड रिप्रेजेंटेटिव। तो जब माउंटबेटन जी इंडिया आए 3 जून को उन्होंने अपना प्रस्ताव दिया 1947, ध्यान रखना 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस मिल गई थी, 3 जून को जो उन्होंने बोला कि हाँ हम इंडिपेंडेंस देने वाले हैं इंडिया को, तो और भी बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स के लोग आके मिल जाएंगे, क्योंकि उनको लगा यार अब तो इंडिपेंडेंस मिल ही रही है, आगे जाके यही रहेगा, तो थोड़ी साथ में मिल जाते हैं तो कुछ ना कुछ बेनिफिट ज्यादा होगा, मालूम पड़ा अकेले रहे तो और ज्यादा नुकसान हो गया, है ना, तो इसलिए ये लोग भी आके मिल जाएंगे। देन मुस्लिम लीग का क्या होगा वो देखो, member of the Muslim League from the Indian Dominion also joined the assembly। अब जो भी मेंबर इंडियन मुस्लिम लीग का है लेकिन वो रहा उस एरिया में रहा है जहाँ पे हिंदू डोमिनेंस में है, तो वो लोग भी अब वापस लौट के आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि यार देखो अलग रहने में कोई मतलब है नहीं, वापस मिल ही जाते हैं। तो इंडियन मुस्लिम लीग वाले जो लोग मुस्लिम लीग के मेंबर थे जो इनिशियली इस ग्रुप में नहीं आ रहे थे, वो लोग भी अब इसके साथ आकर मिल जाएंगे। देन देखिए इम्पैक्ट ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो जो इंडिपेंडेंस की बात लॉर्ड माउंटबेटन बोल रहे थे, उसी के लिए एक एक्ट लाया गया और ये एक्ट आएगा 1947 के ईयर में। तो 1947 के अंदर इंडिया को इंडिपेंडेंस की बात यानी अगस्त से पहले ही मालूम पड़ जाएगा कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल रही है। द असेंबली बिकम फुल्ली सॉवरेन विद द पावर ऑफ ड्राफ्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन। अब चलिए मालूम पड़ ही गया, क्योंकि हम लोग तो क्या है 1946 में 1946 वाला टाइम है जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, 1947 में मालूम पड़ गया कि हमको इंडिपेंडेंस मिलने वाली है। और जैसे ही कंफर्म हुआ 1947 में कि इंडिपेंडेंस मिलने वाली है, तो ये बोला गया कि जो लोग भी कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं या फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसे घबराने डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन अब इंडिपेंडेंटली बना सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो एक तो ये भी चीज है, अब इंडिपेंडेंस जब मिलने ही वाली है तो ये भी क्लियर हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे भी बनाया जा सकता है इंडिपेंडेंटली। देन जब हम कैसे भी बना सकते हैं, तो जो पुराने नियम होंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के उसको रिपील भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है इट कुड रिपील और अमेंड, अमेंड यानी चेंज करना, रिपील यानी हटा देना, एनी लॉ मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट कंसर्निंग इंडिया। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये पावर दी गई कि अभी तक ब्रिटिश गवर्नमेंट जो रूल बना रही है कि किसी चीज को लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई रूल है, तो उनमें से किसी भी रूल को अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चेंज भी कर सकती है, ठीक है, अमेंड कर सकती है, बदल सकती है, इम्प्रूव कर सकती है, ये बात बोली जा रही है। देन अगला है लेजिस्लेटिव रोल। हाँ जी, नींद तो नहीं आ रही ना, जग रहे हो दोनों? हाँ ठीक है, पूनम।
लगता है पूनम को नींद आ गई। पूनम जी गायब है। चलो कि देखो आगे। तो लेजिस्लेटिव रोल क्या है? लेजिस्लेटिव है ना, कुछ नियम कानून कायदे बनाए जाएंगे, वो क्या क्या बनाएंगे वो देखते हैं। The assembly assumed dual roles. असेंबली को दो काम दिए गए थे, दो काम करने हैं। क्या काम करना है? पहला, ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। पहली बात तो ये है कि इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, पहली चीज। दूसरा, फंक्शनिंग एज द लेजिस्लेटिव बॉडी फॉर द डोमिनियन ऑफ इंडिया। सर ये है कि जब तक इंडिया को, अब बोल तो दिए है कि इंडिपेंडेंस मिलेगी, अब जब तक कि पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस नहीं मिल जाती है ना, और जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन रेडी नहीं हो जाता, तब तक फंक्शन करना है लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह। लेजिस्लेटिव बॉडी में होता है रूल्स बनाता है कंट्री के, है ना, जैसे हमारा पार्लियामेंट। क्या है ना, ये लोग पार्लियामेंट नहीं है, इन लोगों को तो अपॉइंट किया गया है सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। लेकिन अब ये बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन भी तुम्हें बनाओ और नियम कायदे उसूल भी तुम्हें बनाओ। तो लेजिस्लेटिव बॉडी का भी काम तुम्हें को करना है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम भी तुम्हें को करना है। लेकिन मीटिंग होगी अलग अलग, है ना, ऐसा नहीं कि हलवा बन रहा है, दोनों में एक जैसे काम हो रहा है। तो बोल रहे हैं सेपरेट सेशन वर हेल्ड फॉर दीज फंक्शंस। बोल रहे हैं अलग अलग फंक्शन होंगे और अलग अलग अध्यक्ष भी होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयर द सेशन एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी। कहने वाली बात ये है, जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम चल रहा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाली कार्यवाही चल रही होगी, तो अध्यक्ष होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा है तब तो अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब भी कभी नियम कायदे उसूल बनाए जा रहे होंगे, देखिए, जीवी मावलंकर प्रिसाइडेड व्हेन इट फंक्शनड एज द लेजिस्लेटिव बॉडी। और जब यही कमेटी, यही लोग रूल्स रेगुलेशंस या लेजिस्लेटिव की बात करेंगे, तो जो अध्यक्ष होगा वो अध्यक्ष होंगे जीवी मावलंकर। तो ध्यान रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तब अध्यक्ष हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम किया जा रहा होगा, और जीवी मावलंकर तब अध्यक्ष हैं जब रूल्स बनाने की बात की जा रही होगी, यानी लेजिस्लेटिव काम जो किया जा रहा होगा कमेटी के द्वारा। हाँ जी, तो समझ में आई? ठीक है, बस पूनम जी गए हैं, लेकिन है ना, यहाँ तो मिल रहा है। पूनम जागो जागो, अगर जाग जाओ तो। नहीं, चलो कोई नहीं। देखिए, these roles continued until November 26, 1949। ये डबल काम है ना, लेजिस्लेटिव का भी काम करना है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी काम करना है, तब तक चलता है जब तक कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन गया। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा 26 नवंबर 1949 को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और इस 26 नवंबर 1949 के बाद से अब एक ही काम किया जाएगा, है ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला काम खत्म, लेजिस्लेटिव वाला काम बचा हुआ है, तो वो काम किया जाएगा। देन रिडक्शन इन असेंबली मेंबरशिप। तो जो नंबर ऑफ मेंबर 389 पहले डिसाइड हुए थे, अब वो 389 लोग थोड़े कम हो जाएंगे। देखिए, आफ्टर द पार्टीशन, मुस्लिम लीग मेंबर्स फ्रॉम द टेरिटरीज इंक्लूडेड इन पाकिस्तान विथड्रॉ फ्रॉम द असेंबली। तो जो लोग मुस्लिम लीग से बिलोंग करते थे, तो वो लोग तो अलग ग्रुप बना लिए, अलग पाकिस्तान बन गया, तो वो लोग कम हो जाएंगे। द टोटल मेंबर्स विल रिड्यूस 389 से लेकर जो नंबर हो गया 299। तो आपका ध्यान रखना कि 389 से मेंबर हो गए 289, 389 अब बचा है 289, ठीक है। लेस करोगे, सॉरी 299, ठीक है, 299, ये हो गया 0 और ये हो गया 9, 90 मेंबर्स कम हो गए, ठीक है, 90 मेंबर्स कम हो गए। इसमें से आपको जाना वो 73 के आसपास के कौन थे? मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे, तो वो लोग चले गए। देन ब्रेक डाउन ऑफ सीट्स। अगर हम सीट्स की बात करें तो इंडियन प्रोविंसेस में सीट कितनी है, प्रिंसिपल स्टेट में सीट कितनी है? तो पहले जो था वो 296 और 73 था, बाद में 229 और 70 और 229 और 70 मिला के बनता है 299।
ठीक है। तो जो 299 लोग थे उनमें से इंडियन प्रोविंसेस से आए थे 299 लोग और प्रिंसली स्टेट से थे 70 लोग। और आप जान ही रहे हो कि इन दोनों को मिला के 299 हो रहा है, इसका मतलब मुस्लिम लीग के लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। देन रिवाइज्ड मेंबरशिप स्टेटस दिसंबर 31, 1947। अब थोड़ा मेंबरशिप का स्टेटस भी चेंज होगा। कैसे तरीके की मेंबरशिप होगी? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 298 मेंबर्स बाय द एंड ऑफ 1947, रिफ्लेक्टिंग द चेंजेस ड्यू टू पार्टीशन एंड प्रिंसली स्टेट पार्टिसिपेशन। तो अब ये हो रहा है कि बहुत सारे लोग यानी प्रिंसली स्टेट वाले जो लोग थे वो अलग अलग ग्रुप चले गए हैं, वो अलग अलग मेंबर बन गए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर कम जाएंगे, कम हो जाएंगे, लेकिन यही नंबर ऑफ मेंबर 1947 तक आएगा जितने लोग अभी से पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सभी लोग। अब देखो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, मीटिंग कर ली, इसके अलावा और क्या काम किया होंगे? तो एडिशनल फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, रूल्स बनाने, लेजिस्लेशन बनाने के अलावा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के अलावा और क्या काम किया इन्होंने, एडिशनल क्या वर्क किया हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, वो देखिए। तो बियॉन्ड ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इनेक्टिंग लॉज, तो एक तो क्या था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, दूसरा लॉ बनाना यानी चेंज करना। इलेक्टिंग लॉज के अलावा द असेंबली आल्सो अंडरटुक द फॉलोइंग टास्क, असेंबली ने कुछ और भी काम किए। क्या काम किए? पहला, रेक्टिफिकेशन ऑफ कॉमनवेल्थ मेंबरशिप, अप्रूवल इंडियाज मेंबरशिप इन द कॉमनवेल्थ में 1949। तो इंडिया का ना कॉमनवेल्थ का मेंबर था और कॉमनवेल्थ में जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो ब्रिटिश है। तो इंडियंस ने ये बोला कि जो लीडर्स उन्होंने बताया कि देखो हम कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं, और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम ब्रिटिशर्स के मेंबर हैं, यानी हम अपनी मर्जी से इसके मेंबर हैं, किसी दबाव में नहीं है। एक तो ये क्लैरिफाई किया गया, ये डिफाइन किया गया कि ऐसा मतलब नहीं कि हम दबाव में आके इसके मेंबर बनते हैं। मेंबर बनने का हमारा मन है कि हम इसके मेंबर हैं, ये बात बोली गई, यानी अपनी मर्जी से कह लीजिए। दूसरा, हमारी कंट्री के नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग डिसाइड किए गए। तो 22 जुलाई 1947 को हमारी कंट्री का जो फ्लैग है, नेशनल फ्लैग है, वो अडॉप्ट किया गया, यानी उसको हमने पहचान मान लिया कि ये हमारा आज से नेशनल फ्लैग हुआ। दूसरा, नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950, ध्यान रखना ये ऊपर वाला है 1947, यानी पहले फ्लैग होना चाहिए, फ्लैग के बाद नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग, क्योंकि दोनों की रिक्वायरमेंट एक सा होती है। तो नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग एक ही दिन, यानी 24 जनवरी 1950 को डिसाइड कर दिया गया कि कौन सा हमारा नेशनल एंथम होगा और कौन सा हमारा नेशनल सॉन्ग होगा। और फिर बात आएगी इलेक्शंस की। तो इलेक्शन ऑफ फर्स्ट प्रेसिडेंट, पहला प्रेसिडेंट चुना जाएगा और ये होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कब डिसाइड हुए? 24 जनवरी 1950, क्योंकि इसी दिन नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम डिसाइड किया गया और इसी दिन प्रेसिडेंट। कौन बच गया? नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग कब हुआ? 22 जुलाई। ठीक है, नेशनल सॉन्ग हो गया 24 जनवरी 1950 और नेशनल फ्लैग हो गया 22 जुलाई 1947। अब बोलोगे कि भाई कमेटी बन चुकी है, मीटिंग होगी, तो मीटिंग कितने टाइम में होगी? तो लिखा हुआ है द असेंबली कन्वेन्ड फॉर 11 सेशंस ओवर 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। ये बात की जा रही है उसकी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। 2 साल 11 महीने 18 दिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, और सेशन कितने हुए? 11। ठीक है, ध्यान में सेशन मतलब ये नहीं कि एक दिन का एक सेशन होता है, सेशन मतलब जब तक कि एक बार के बाद दोबारा डिसॉल्व ना कर दी जाए पार्लियामेंट, तब तक का सेशन होता है। तो 11 सेशन लगे और 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा। हमारे कंट्री के लीडर्स ने अलग अलग दुनिया के, अलग अलग देश के 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी करके अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। हमने अलग अलग 60 देशों के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन को कॉपी करके या उनको समझ के या उनको पढ़कर इंडियन वे में उनको कन्वर्ट किया। तो हमने कितने कॉन्स्टिट्यूशन को रेफरेंस में लिया? 60 कंट्रियों के कॉन्स्टिट्यूशन को रेफरेंस में लिया। हाँ जी, यहाँ तो बात समझ में आई। हाँ जी, पूनम जागू भैया, पूनम, ठीक है, देखो आ गया। फिर द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिबेटेड एंड रिव्यूड फॉर 114 डेज। इसका मतलब क्या होता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है ना तो उसको फिर रिव्यू करते हैं, हर एक मेंबर को देते हैं पूरी की पूरी, भाई पढ़ो, किसी को डिस्प्यूट लग रहा है, किसी को कोई दिक्कत तो बताओ, है ना, चेंज करा जाएगा।
तो उस पर 114 दिनों तक मीटिंग करी। अब हम थोड़ा बात करें खर्चा कितना आया होगा ना इतना कुछ करने में। एक्सपेंडिचर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग 64 लाख रुपए उस जमाने में, है ना, 1947 की बात हो रही है, जब 49 के आसपास। तो उस टाइम में 64 लाख रुपए खर्च हुए इंडियन क्वेश्चन बनाने में, है ना। बहुत महंगी किताब मान लो आपसे, इतनी महंगी है कि 64 लाख रुपए बने खर्च बनाने में खर्च हो गए। देन फाइनल सेशन, फाइनल सेशन जो हुआ वो 24 जनवरी 1950 होगा। The Constituent Assembly held its final session on 24 जनवरी 1950। और याद करो इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही हमने नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग और प्रेसिडेंट को चूज कर लिया था। ठीक है, तो ये लास्ट मीटिंग थी, इसलिए सब कुछ काम करना था उनको। It transitioned into the provisional parliament of India on January 26, 1950। और 26 जनवरी 1950 को हमारी कंट्री में प्रोविजनल पार्लियामेंट बनाई गई। प्रोविजनल यानी एक तरीके से शुरुआती तौर पर अस्थायी पार्लियामेंट बनाई गई, इसे बोलते हैं प्रोविजनल पार्लियामेंट। कब बन गई? 26 जनवरी, यानी 2 दिन के बाद। किसके 2 दिन के बाद? जब फाइनल सेशन हुआ उसके 2 दिन के बाद। The provincial parliament functioned until the first general elections in 1951-52 lead to the formation of new parliament। इसका मतलब ये है कि जो पुराने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग हैं ना, ये कब तक काम करते रहेंगे, कब तक ये लोग गवर्नमेंट को रन करेंगे, जब तक कि नए इलेक्शन होकर उसका रिजल्ट ना आ जाए। और नए इलेक्शन होकर रिजल्ट आने में टाइम लगा कितना, कि नए इलेक्शन होकर जो मेंबर आएंगे वो आएंगे 1951 और 2 यानी बेसिकली 1952 के अंदर। 1952 में वो लोग आएंगे जो इलेक्ट होकर जीत कर आ जाएंगे। फिर वो इलेक्शन वाला प्रोसेस अलग से है। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो बहुत सारी कमेटी बनाई गई, तो हम समझेंगे मेजर कमेटी कौन कौन सी थी। The assembly formed multiple committees for constitution making। मतलब मान लो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पास एक आया कि एग्रीकल्चर के बारे में क्या करना है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है एग्रीकल्चर की अलग कमेटी बनाते हैं। फिर बोला गया कि देखो पावर किसको देनी, तो बोला पावर के लिए अलग कमेटी बनाते हैं, है ना। तो ऐसी बहुत सारी कमेटी है। तो कौन कौन सी कमेटी है, उनके चेयरमैन का नाम ध्यान रखना है आपको। तो ये 8 मेजर कमेटी थी। कितनी कमेटी होगी नंबर में? 8 तो मेजर कमेटी होगी, बाकी छोटी छोटी कमेटी नहीं होगी। तो 8 मेजर कमेटी में पहली है यूनियन पावर कमेटी। यूनियन पावर कमेटी के अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू। तो आपको याद रखना पड़ेगा यार कि यूनियन पावर कमेटी, है ना, यूनियन में सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितनी पावर होगी, पावर किस तरीके से ये यूज कर पाएंगे, तो इसकी कमेटी बनी। और इस कमेटी के अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल, सॉरी राजेंद्र प्रसाद निकल गया मुझे, जवाहरलाल नेहरू, है ना। कौन है इनके चेयरमैन? जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ध्यान रखना ये ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है, तो जवाहरलाल नेहरू। देन है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, सरदार पटेल। प्रोविंशियल मतलब अलग अलग क्षेत्र में से जो लोगों को जोड़ने का काम या फिर वहां की देखभाल का काम जो होगा, किस तरीके से कंट्री को मर्ज किया जाएगा, तो उसकी कमेटी का अध्यक्ष कौन? सरदार पटेल, है ना। प्रोविंशियल कमेटी के सरदार पटेल। फिर आ गया ड्राफ्टिंग कमेटी, तो इसमें आएगा बी आर अम्बेडकर, है ना। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन हो गया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब एडवाइजरी कमेटी, एडवाइजरी कमेटी का मतलब हो गया कि जो एडवाइस करेगी, है ना। एडवाइस करने वाली कमेटी जो भी है उनका चेयरमैन कौन बनाया गया? तो वो है अलग अलग कमेटी है एडवाइजरी, है ना, अलग अलग चीजों में एडवाइस दिए जाएंगे। बाकी हालांकि सरदार पटेल का काम है मेन, तो ये अलग अलग कमेटी है। कौन कौन सी कमेटी है? फंडामेंटल राइट कमेटी, माइनॉरिटी सब कमेटी, नॉर्थ ईस्टर्न कमेटी, है ना, अलग अलग एसटी, एससी, ओबीसी, फिर आसाम एरिया, इनके लिए कुछ कमेटी बनाएंगे, तो वो कमेटी है। इनको पूरे को याद करनी है, ऊपर वाली भी याद करोगे काम हो जाएगा। ठीक है, तो समझ आ रहा है यहाँ तक, है ना। कंटिन्यू करते हैं। नींद तो नहीं आ रही नीरू? जब थकान हो तो बताएगा। अगला है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया कमेटी, तो ये अलग अलग कमेटी हो गए ना। फिर ऐसे ही है रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
स्टेट कमेटी जवाहरलाल नेहरू, स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद, तो घूम फिर के मेंबर वही है ना, आपस में बांटी गई कमेटियां। अब हम माइनर कमेटी की बात करते हैं। माइनर कमेटी में गो थ्रू कर लेना ऐसे ही कौन कौन सी कमेटी होती है। तो फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्रेडेंशियल कमेटी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, हाउस कमेटी पट्टा विद्याराम रमैया, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी डी.के. मुंशी, हेड ऑफ कमेटी राजेंद्र प्रसाद, कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जी.वी. मावलंकर, हेड ऑफ कमेटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट, तो ये कौन हो गए, एस वरदाचार्य, कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस पट्टा विद्याराम रमैया, है ना, एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजन नलिनी रंजन सरकार, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी एस के धर, स्पेशल कमेटी जवाहरलाल नेहरू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, प्रेस गैलरी कमेटी भूषण नाथ सेन, हेड ऑफ कमेटी ऑन सिटीजनशिप, है ना, एस वरदाचार्य, ये नॉट मेंबर ऑफ द असेंबली। तो ये बहुत सारे लोग हैं। अब हम बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन कौन लोग थे, उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। तो 29 अगस्त 1947 द मोस्ट सिग्निफिकेंट कमेटी टास्क विद द ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कौन चीज पहले लिखेंगे, कौन चीज बाद में लिखेंगे, कौन से नंबर पे कौन सी जानी चाहिए, वो ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं उसको। तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी कैसे बनेगी, इसमें कौन कौन से लोग होंगे, तो इनके अध्यक्ष का नाम बस ध्यान रखो, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। और बी.आर. अम्बेडकर के अलावा और कौन कौन से लोग थे, तो वो है एन गोपाल स्वामी एंगर, ठीक है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्लाह, एन माधव राव, टी कृष्णाचारी, ये लोग हो गए। देन नेक्स्ट, हाँ इतने लोग हैं, ठीक है, ये हो गए 7 मेंबर कुल मिला के, ये मेंबर्स हो गए। अब आते हैं अचीवमेंट क्या है, इन लोगों ने क्या काम किया भाई। तो सबसे पहली बात तो इन्होंने प्रिपेयर द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन फरवरी 1948। इन्होंने पहला प्रपोजल दे दिया कि भाई ऐसे ड्राफ्ट करेंगे, ये चीज पहले आएगी, ये चीज बाद में आएगी। देन allowed the public 8 months to review draft and provide comments, criticism and suggestions। इन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक डोमेन में रख दिया, है ना। जैसे आज के टाइम में तो कुछ ही होता है हमें मालूम नहीं पड़ती, लेकिन उस टाइम ये था कि भाई सबको बोला गया ये कॉन्स्टिट्यूशन है, जिनको भी पढ़ना है पढ़ लो, और सजेशन क्रिटिसाइज जो भी कुछ करना है बताओ, है ना, अगर चेंज हो सकता होगा तो करेंगे। और 8 महीने का टाइम है ना, 8 मंथ का टाइम दिया गया रिव्यू करने के लिए। फिर जो फीडबैक मिले, जो क्रिटिसिज्म मिले, उसके बेसिस पर दोबारा से ड्राफ्ट किया गया, और फिर अक्टूबर 1948 में फिर से ड्राफ्ट के बाद वो चेंजेस करके बना दिया गया। और फिर ड्राफ्टिंग कमेटी कंप्लीट हिज वर्क लेस देन 6 मंथ, दोबारा से कंप्लीट काम किया अपना, 141 सेशन हुए, फाइनलाइज किया ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को, और दोबारा से पब्लिक के सामने ले गई, भैया ये लो ले ली, ठीक है। फिर फाइनलाइजेशन होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कब फाइनलाइज हुआ, पहली रीडिंग, फाइनलाइज में होती है 3 रीडिंग, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। पहली मीटिंग 4 नवंबर को, फिर दोबारा दूसरी मीटिंग हुई होगी, और फिर थर्ड मीटिंग होगी। कुल मिलाकर कितने लोगों ने प्रपोजल भेजा कि क्या क्या चेंज करना है, वो ध्यान देना। टोटल मिला के 7,653 चेंजेस किए गए थे, 7,653 अमेंडमेंट किए गए थे। इसके अलावा 2,473 बातों पर भी डिस्कशन हुआ था, है ना, लेकिन उसके अलावा इतने चेंजेस किए गए। सोच सकते हो आप कितना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन रहा होगा, कितने चेंजेस की अमेंडमेंट किए गए। फिर मैंने बताया फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग, तो ये सेकंड रीडिंग था जिसमें लाइन बाय लाइन स्टडी करते हैं, बातचीत करते हैं, बहस करते हैं और चेंजेस करवाते हैं। तो इतने चेंजेस करने के बाद थर्ड रीडिंग, और थर्ड रीडिंग में कुछ नहीं होता, जो भी होता है सेकंड रीडिंग में होता है बस। थर्ड रीडिंग में तो प्रपोजल एक्सेप्ट, 26 नवंबर 1949 को फाइनली बात मान ली गई। तो 3 रीडिंग होती है, और जिस दिन फाइनल रीडिंग में थर्ड मीटिंग हो गई, उसी दिन बोलते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो चुका था, और उसी को हम बोलते हैं कि ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को। इस दिन 299 मेंबर्स में से 284 मेंबर थे, इन्होंने उस पर साइन किया, है ना, ऑफिशियल कॉपी पर साइन किया। Then the preamble was enacted after the rest of the constitution has been finalized। कहने वाली बात है, जो preamble है ना, पहला पेज, वो preamble सबसे बाद में बनाई गई। preamble बनाई गई है जब कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड हो गया था, फाइनलाइज हो गया था, उसके बाद जो बनाया गया वो है preamble।
date is inscribed in the preamble as a day when the people of India adopted, enacted and gave themselves the constitution. और ये डेट लिखी हुई है कि तब हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था। अब बात की जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, ठीक है, इसके ऊपर केस भी हुआ है। पूछा जाता है कि प्रेम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें थी जब बनाया गया। तो प्रेम्बल उस टाइम 395 आर्टिकल्स और 8 स्केड्यूल्स, तो ये शुरुआत में प्रेम्बल इसका पार्ट है, आर्टिकल 395 है, शेड्यूल्स हैं 8। और इस टाइम बी आर अम्बेडकर है, और बी आर अम्बेडकर को इस टाइम में लॉ मिनिस्टर का पोजीशन दिया गया था। बी आर अम्बेडकर को ही फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही बोलते हैं। बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, इन्हीं को आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, इन्हीं को मॉडर्न मनु भी बोलते हैं। तो तीन नाम हो गए, है ना, कौन तीन नाम हो गए? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और मॉडर्न मनु, ठीक है। और इन्हीं की हेल्प की वजह से आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख पा रहे हैं। अगला है प्रोविजन एंड कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ जी नीरू कंटिन्यू करें। देखिए तो प्रोविजन क्या क्या रहे, कमेंसमेंट क्या क्या, यानी जिस दिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया, यानी 26 नवंबर 1949 को 1949 को, तो कौन कौन सी बातें उसी दिन से लागू हो गई। तो 26 नवंबर 1949 के दिन ही बहुत सारी बातें इंप्लीमेंट कर दी गई। कौन कौन सी बातें? सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजन, पार्लियामेंट और टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस। कुछ प्रोविजंस उस दिन से इंप्लीमेंट हो गए, यानी कुछ आर्टिकल या फिर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स होते हैं उनमें कुछ आर्टिकल जैसे कि 5, 6, 7, मतलब में क्या लिखा बाद में डिस्कस करेंगे। अभी केवल है ध्यान को कुछ आर्टिकल, जैसे आर्टिकल नंबर 5 है, 6 है, 7, 8, 9, 60, 24, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 एंड 393, यानी पूरे आर्टिकल नहीं, लेकिन ये सारे आर्टिकल तो उसी दिन इंप्लीमेंट हुए, उसी मतलब 1949 में 26 नवंबर 1949 को ही इंप्लीमेंट हुए, ठीक है। बाकी ये इंप्लीमेंट कब होंगे? 26 जनवरी 1950, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने ऑफिशियली वो रिपब्लिक डे वाले दिन हमने कमेंसमेंट किया, जो हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो रिपब्लिक डे के बाद पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल, लेकिन 26 नवंबर 1949 को ये आर्टिकल एप्लीकेबल हो गए। इसमें मोस्टली वो बातें हैं, वो फंडामेंटल राइट्स है ना, सिटीजनशिप, उसकी बातें जो हम लोग पढ़ी, उनको इंप्लीमेंट कर लिया गया था। अभी बोलती भैया मैं 26 जनवरी क्यों चूज करी, जबकि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में 26 नवंबर को बना चुके थे, उसे नहीं इंप्लीमेंट कर देते, क्यों नहीं करा? तो बोला कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। जब हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे, 1930 की बात है, 1930 में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज डे मनाया था, और उन्होंने लाहौर में एक सेशन किया था 1929 में, दिसंबर के महीने में ना। 1930 में तो पूर्ण स्वराज डे मना लिया था जनवरी में, लेकिन दिसंबर में 1929 में इन्होंने लाहौर सेशन में ये बोला था कि हम 26 जनवरी के दिन क्या मनाएंगे, इंडिपेंडेंस। लेकिन ये कब के लिए था? 1930 के लिए था, लेकिन बहुत मेहनत से बनाया गया था ये वाला इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि ध्यान रखना ये इंडिपेंडेंस डे है, और वैसे 20 जनवरी को होता है रिपब्लिक डे। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ने बता दिया कि इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस मतलब 1929 में सोचा क्या था लाहौर सेशन में कि हम 26 जनवरी 1930 को क्या मनाएंगे, पूर्ण स्वराज डे मनाएंगे। तो उस दिन की यादों को ताजा रखने के लिए या ऐसा कुछ किया था हमने 26 जनवरी के दिन, उसी वजह से हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी को एनफोर्स किया, अप्लाई किया पूरे कंट्री पर। और फिर हमें इंडिया इंडिपेंडेंस हुई, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग मिलेगी, तो वो तो हमारे हाथ में थी नहीं बात। तो जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो जिस दिन भी मिली उस दिन से हम लोग अपने उसको अपना लिया। तो इस तरीके से हमारा जो रिपब्लिक डे है वो 26 जनवरी हो गया, और इंडिपेंडेंस डे है वो 15 अगस्त हो गया। लेकिन 1930 में हमने इंडिपेंडेंस डे बनाया था 26 जनवरी को, ये चीज ध्यान रखना। 1930 में पहली बार हमने पूर्ण स्वराज के लिए इंडिपेंडेंस डे बनाया था 26 जनवरी को। अब इसके अलावा कुछ कमेटी है, कुछ मेंबर्स हैं कि आसफ अली, मकेन, मुंशी, ये कुछ नाम है, आराम से आप पढ़िएगा कि कांग्रेस पार्टी अपॉइंट की गई, एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया, ये सब बातें काफी सारी चीजें। अब आइए अगली चीज पर,
कमेटी मीटिंग होगी, कुछ रोल्स होंगे इनके, ये कुछ ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंटमेंट वगैरह, मतलब बहुत सारे लोग थे, उनको कमेटी लोगों को अपॉइंटमेंट देना था, कैबिनेट में स्कीम बनानी थी, कौन से एरिया किसके पास होंगे, वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर है। हमें क्या ध्यान देना, अगली चीज हमें ध्यान देनी है, क्रिटिसिज्म क्या है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लोग किस किस से क्रिटिसिज्म करते हैं, बोले क्या गलत क्या सही, वो देखिए आप। तो पहला बोलते हैं लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन। पहला क्रिटिसिज्म ये बोलते हैं कि यहाँ पे देखो ना तो इलेक्शन हुए, है ना, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ, और सभी को साथ में लेके नहीं बोला गया, मतलब सभी को साथ में नहीं लिया गया, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। ध्यान रखना, ये क्रिटिसिज्म है, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ये बस वो लोग बोलते हैं क्रिटिसिज्म जो इंडिया से एक तरीके से नाखुश लोग हैं, वो लोग। दूसरा है नॉट सोवरेन। कुछ लोगों का मानना ये है कि भाई ब्रिटिश लोगों ने डिफाइन की थी, ब्रिटिश लोगों ने अथॉरिटी दी थी, तो तुम इंडिपेंडेंट कैसे हो सकते हो, तुमने ब्रिटिश से अकॉर्डिंग ही सोचा होगा। दूसरा बोलते हैं बहुत सारा टाइम ले लिया, एक्सेसिव टाइम कंजम्पशन, बहुत टाइम खर्च कर दिया, बहुत पैसे खर्च कर दिए, तो ये तो गलत बात है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमने वो सोच समझ के बनाया था, ये पूरा पढ़ना है आपको, है ना, हर चीज को हमें डिफाइन करना है कि हमने सोच समझ कर पब्लिक की भलाई में ध्यान रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो बहुतों की भलाई करने के हिसाब से सोचते हैं, टाइम तो लगता ही है। अगला वगैरह कांग्रेस का डोमिनेशन है। तो भाई उस टाइम में कांग्रेस ही पार्टी थी, एक ही पार्टी थी। अगर एक ही पार्टी होगी तो उसी का डोमिनेशन होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ कांग्रेस में कोई एक ग्रुप या एक ही कास्ट का डोमिनेशन था। इसमें अलग अलग तरह के लोग थे और सभी को यहाँ पे इक्वल इक्वल मौका दिया जाता था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक ही पार्टी का डोमिनेशन है, बस मुद्दा ये है कि उस टाइम पार्टी ही एक थी। अगला है लॉयर्स पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। बोला जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ लॉयर्स ही हैं। तो बहुत सामान्य सी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज क्योंकि लॉयर्स ने बनाई है तो डिफिकल्ट सी हो गई है, लेकिन मुद्दा ये भी है कि बहुत आम बोलचाल में लिख भी नहीं सकते हो आप, तो भाषा तो ऐसी लिखनी पड़ेगी थोड़ी सी टेक्निकल हो। लेकिन आरोप लगाया जाता है कि इसमें ज्यादातर लोग लॉयर्स थे, और लॉयर्स होने की वजह से इसकी लैंग्वेज क्या बना दी गई है, कॉम्प्लेक्स है। लॉयर्स ने इनकी कॉम्प्लेक्स कर दिया इसको बहुत, लेकिन ऐसा सच बात नहीं है। अगला है हिंदू डोमिनेशन। तो हिंदू लोगों का डोमिनेशन है, ऐसा भी नहीं है, इसमें हर तरह के लोग थे और हर तरह के लोगों को इसमें मौका दिया गया था। बट क्योंकि उस टाइम हिंदू लोगों की एक तरीके से जनसंख्या ज्यादा थी, तो ऑब्वियसली हिंदू ज्यादा होंगे। बट ऐसा है नहीं, सोच के नहीं किया गया था ना। अगली चीज, इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट फैमिली एंड द हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि देखो बनाया गया इंग्लिश में, कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में बनाया गया था। अब लेकिन बात की कि भाई हिंदी में क्या है क्या नहीं है, तो देखिए यहाँ पे कुछ सिंबल्स वगैरह भी हैं, कुछ फैक्ट वगैरह भी हैं, उनको भी देख लेते हैं कि सिंबल क्या लिया गया, द एलिफेंट किया गया सिंबल ऑफ सील कॉन्स्टिट्यूशन फैमिली का। कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर बनाया गया बी एन राव को, है ना, ये लीगल एडवाइस करेंगे एक तरीके से, लॉयर एक तरीके से। सेक्रेटरी बनाया गया एक पर्सन को। चीफ ड्राफ्टमैन बनाया गया एस एन मुखर्जी को। कैलीग्राफर, जैसे व्हाट डेकोरेटिव हैंडराइटिंग लिखी होगी, है ना, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इटैलिक स्टाइलिश हैंडराइटिंग को बोलते हैं कैलीग्राफी, है ना। देन आर्टिस्टिक ब्यूटिफिकेशन, और जो थोड़ा सा और चेंजेस वेंजेस करने होंगे तो वो शांति निकेतन थे, उन्होंने इसको थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छा बनाया है, ये सब काम इन्होंने किया। प्रियम्बर का डिजाइन, है ना, राम मनोहर सिंह ने स्पेसिफाई किया। हिंदी वर्जन जो लिखा गया उसमें भी लोगों के नाम है, नंदलाल बोस वगैरह है। अगला है डेवलपमेंट ऑफ द अथॉरिटेटिव हिंदी टेक्स्ट। तो absence in original constitution initially the constitution did not have an authoritative हिंदी वर्जन। कहने वाली बात यह है कि शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में बनाया गया, इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, हिंदी में नहीं था। अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस 58th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी चेंज जो किया गया उसे लिखा गया भाग 12 में, दो मतलब 22 में कुछ चेंज जोड़ी गई, इसमें बोला गया द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूसिंग प्रोविजंस फॉर एन अथॉरिटेटिव हिंदी टेक्स्ट, यानी संविधान का हिंदी टेक्स्ट भी होगा, है ना, और हिंदी में भी चीजों को पब्लिश किया जाएगा। तो इसमें प्रेसिडेंशियल रोल क्या है, द प्रेसिडेंट वाज अथॉराइज्ड टू पब्लिश अ हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स अमेंडमेंट। शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इंग्लिश में आता था, बाद में ये बोला गया कि नहीं, इसका हिंदी भी होगा, हिंदी कॉन्स्टिट्यूशन को भी माना जाएगा, हिंदी वाले ट्रांसलेशन को भी माना जाएगा। Necessary modification for alignment with the central acts in Hindi were permitted. All amendments made before the translation publication were to be
इनकॉर्पोरेटेड कहने वाली बात ये है कि हिंदी में लिखा गया और हिंदी में भी वो सारी चेंजेस वगैरह किए गए और जो पहले कुछ चीजें थी वो थोड़ी सी अलग रह गई, लेकिन मोस्टली अब हिंदी में मिलता है आपको। द हिंदी ट्रांसलेशन एंड अमेंडमेंट्स वुड होल्ड द सेम अथॉरिटी एज द इंग्लिश ओरिजिनल टेक्स्ट। तो फिर बोला गया जो चीज हिंदी में लिखी हुई है या फिर जो चीज इंग्लिश में लिखी हुई है दोनों का ही इक्वल महत्व है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इंग्लिश वाले का ज्यादा महत्व है हिंदी वाले का नहीं। In case of discrepancy, the president could order suitable revisions. अगर कोई अंतर मिलता है तो प्रेसिडेंट बोलेंगे कि भाई ये को दोबारा देखा जाए चीजों को। हिंदी वर्जन वाज डिक्लेयर्ड द अथॉरिटेटिव टेक्स्ट फॉर ऑल पर्पस। और ये बोला गया कि हिंदी का भी उतना ही महत्व है जितना कि इंग्लिश का। होता क्या था, जैसे कि अगर तुमने पेपर दिए होंगे आप लोगों ने, उसमें लिखा रहता है कि हिंदी और इंग्लिश के ट्रांसलेशन में कोई अंतर आने पर इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन सही माना जाएगा। तो ऐसा इसमें नहीं है, इसमें ये बोला गया कि नहीं भैया दोनों ही ट्रांसलेशन क्या है सही है, और अगर कहीं पे कोई दिक्कत आएगी तो हम उसे रिवाइज कर देंगे, रिव्यू कर देंगे, दोबारा ठीक कर देंगे। ठीक है, तो हमने इसमें मोटे मोटे जितने भी टॉपिक मेन मेन से कवर कर लिया। थोड़ी बहुत चीजें जो कमेटी वमेटी की छोड़ी गई है वो एक बार आप देख लेना, रिमेनिंग हमने पूरा डिस्कस कर लिया। और ये पहला टॉपिक था इसका कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया। ठीक है, तो हम आज ये हमने एक टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंट टॉपिक करेंगे। ठीक है, कल क्लास नहीं हो पाएगी, वो अगले वीक ही कर पाएंगे बोलो, है ना। तो ये टॉपिक है, आराम से रट्टा मारना, पढ़ना, समझा दिया कुछ कुछ थोड़ा बहुत और, लेकिन चीजें रटनी पड़ेंगी काफी सारी, तो उनको याद भी कर लेना है। ठीक है नीलू, चलिए फिर मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्लास में। ये पीडीएफ में भेज देता हूँ अभी, इसको आप बढ़िया से पढ़ना।